हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड द्वारा भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स में जो मॉडल पेपर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र दिया गया है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। यह प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 के लिए है। इस वर्ष बोर्ड के 2 प्रश्न पत्र दिए गए हैं, सैंपल पेपर। ये आज की वीडियो में हम पहले सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपका एग्जाम होता है उसमें जो पेपर आता है उसमें कुछ आवश्यक निर्देश दिए हुए होते हैं, तो सबसे पहले आप इन निर्देशों को अवश्य पढ़ें। इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न होंगे। ये निर्देश पत्र आप अच्छी तरह से जानते हैं तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सबसे पहले जो बहुविकल्पीय टाइप का क्वेश्चन है एक, उसमें 8 क्वेश्चन होते हैं। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 6.25 10⁻18 होती है। इसे चाहो तो आप निकाल भी सकते हैं, चूंकि n इजकल टू क्यू अपॉन ई, और 1 कूलाम का है और 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻, क्योंकि 19 ऊपर जाएगा 18 रह जाएगा, क्योंकि 1.6 से डिवाइड जब करेंगे। तो फिलहाल 6.25 ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, L तथा 12 लंबाई के तांबे के 2 तारों की त्रिज्याएं R और 2R है। 2 तार हैं L और 12 लंबाई के, उनकी त्रिज्याएं R और 2R है। उनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। चूंकि आप जो जानते हैं प्रतिरोधकता रो इजकल टू R A अपॉन L होता है। अगर यहां से हम R को कांस्टेंट माने, क्योंकि तार एक ही है, तो रो इजकल टू रो प्रोपोर्शनल लिखेंगे A अपॉन L। चूंकि 2 दिए हैं तो इसके लिए हम इस प्रोपोर्शनल को रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, चूंकि L नीचे है तो L2 अपॉन L1 लिख सकते हैं। चूंकि त्रिज्याएं दी हुई हैं तो यहां पर जो क्षेत्रफल रखेंगे वो रखेंगे हम पाई R स्क्वायर। तो पहले के लिए लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर, तो R1 लिख देता हूं मैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये लिख देता हूं R2 स्क्वायर इंटू A2 अपॉन L2 अपॉन L1। अभी इसमें वैल्यू पुट करेंगे, रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू R1 R है तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, R2 2R है यानी कि 4R स्क्वायर इंटू L2 12 है 2L अपॉन L से L कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 1/4 इंटू 2, अर्थात रो 1 अपॉन रो 2 आ जाएगा आपका 2 से 1/2, तो ये 1:2। तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है 1:2। इस केस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में भी पूछा जाता है, यानी कि 2 नंबर में 3 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये फिलहाल ऑब्जेक्टिव में गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 लंबे समांतर तार जिनमें से प्रत्येक में 1 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में, ध्यान दें एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच कार्यरत बल है। क्योंकि हम जानते हैं जो 2 समांतर धारावाही चालक तार होते हैं, जब वो फिलहाल 1 मीटर की दूरी पर कहा है क्वेश्चन में, तो इनमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है I। तो अगर एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो इनमें क्या होता है, आकर्षण बल होता है, और अगर विपरीत दिशाएं होती हैं धारा की तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से एक होगा। और इनके बीच जो फॉर्मूला होता है F बराबर, प्रति एकांक लंबाई पर अगर मैं लिख लूं या टोटल लंबाई पर लिखें, F बराबर μ0 अपॉन में 2 पाई। चूंकि दोनों में धारा अगर हम 1 एम्पियर मान लेते हैं तो I तो ये होगा I स्क्वायर अपॉन में इनके बीच की दूरी मान लो R है, और L लंबाई पर लगने वाला बल है। फिलहाल उसने कहा कि I भी कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1 और R भी 1, तो
और अगर एकांक लंबाई पर मान लें एल आ जाएगा 1, तो एफ बराबर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई। और ये जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू होता है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7। चूंकि एफ लंबाई है न्यूटन पर मीटर, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई पर पूछा है, तो फिलहाल यहाँ पर 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन पर मीटर का आकर्षण बल होगा। इसके आधार पर एक एम्पीयर की धारा भी प्रवाहित, एक एम्पीयर धारा की परिभाषा दी जाती है। एक एम्पीयर धारा की परिभाषा क्या होती है कि यदि दो समांतर तार जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं, यदि उनके बीच 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर प्रत्येक न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उनके बीच बहने वाली धारा एक एम्पीयर कहलाती है। ये 1 एम्पीयर की परिभाषा है। तो ये भी मैंने आपको साथ के साथ बताई। फिलहाल इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, यानी कि इन दोनों तारों के बीच अब 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर का आकर्षण बल कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि गामा किरण, एक्स किरण और माइक्रो तरंग निर्वात में चाल, मतलब गामा की चाल है वीजी, एक्स किरण की वी एक्स और माइक्रो तरंग की वीएम हो, तो निम्न में से क्या सत्य है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग, और विद्युत चुंबकीय तरंग जो प्रकाश की चाल से चलती हैं, यानी कि इनकी चाल समान होगी, तो इसलिए वीजी इक्वल होगा वी एक्स इक्वल होगा वीएम के। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, वीजी बराबर वी एक्स बराबर वीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केवल प्रेरक युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, यानी कि यदि किसी परिपथ में केवल प्रेरक जोड़ा गया है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक जोड़ा गया है, तो धारा और वोल्टता के बीच कलांतर होता है। धारा और वोल्टता के बीच कितना कलांतर होता है? जब एल परिपथ होता है तो इसमें जो धारा होती है वो 90 डिग्री पर वोल्टेज से अग्रगामी होती है। क्या होती है? अग्रगामी। तो धारा 90 डिग्री पर अग्रगामी होगी वोल्टेज से। यहां पर ध्यान, ये पूरा नहीं लिखा हुआ, धारा 90 डिग्री पर अग्रगामी होगी। या ये पूछे धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कितना होगा? 90 डिग्री, और धारा अग्रगामी होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। ये एल है। और सी वाले में धारा जो होती है 90 डिग्री पर पश्चगामी होती है। तो ये ऑप्शन जो सेकंड होता है, अगर यहाँ पर आपको सी सर्किट दिया हुआ होता है या सी परिपथ पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की फिलहाल इसका आंसर है फर्स्ट, धारा 90 डिग्री पर अग्रगामी होगी। जल में प्रकाश की चाल 2.26 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जल में चाल इतनी है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का अपवर्तनांक अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अपवर्तनांक n बराबर चालों का अनुपात, यानी कि प्रकाश की चाल और ये जो जल में चाल दी है v, इसे v मान लेते हैं हम, c अपॉन v, और c होता है 3 गुणा 10 की पावर 8, और यहाँ होगा 2.26 इंटू 10 टू की पावर 8, कैंसिल विद दिस, तो 3 को 2.26 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.33। तो आंसर आ जाएगा। वैसे ये जो कैंसिल आउट करके आएगा 1.327 आता है, तो 33 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सेकंड सही होगा, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। वैसे आप इसे याद भी रखेंगे, जल का अपवर्तनांक जो होता है निरपेक्ष 1.33 होता है, और कांच का 1.5, जल का लगभग 1 माना जाता है। सॉरी, ये 1 नहीं है, मतलब ये जल का निरपेक्ष 1.33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है m, मैग्निफिकेशन पावर 1 प्लस डी अपॉन एफ होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन की लाइमन श्रृंखला, लाइमन श्रेणी स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है लाइमन श्रेणी? क्योंकि आपको पता है यहां पर 3 होते हैं, यानी कि एक होता है दृश्य क्षेत्र, एक होता है पराबैंगनी, और दूसरा होता है आपका अवरक्त, इंफ्रारेड लिख देता हूं, ये अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, इंफ्रारेड। तो दृश्य क्षेत्र में तो होती है आपकी बामर,
बामर। और पराबैंगनी जो क्षेत्र है उसमें लाइमन श्रेणी देखी जाती है, लाइमन। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर है पराबैंगनी क्षेत्र में। तो यानी कि लाइमन श्रेणी जो दिखती है वो पराबैंगनी क्षेत्र में दिखती है, दृश्य में बामर, और इंफ्रारेड में आपकी बाकी तीन जो श्रेणियां हैं, ब्रैंकेट, पास्चन और फुंड, पास्चन, ब्रैंकेट और फुंड, वो प्राप्त होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, जैसा कि आप जानते हैं आपके पेपर में अब दो ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो अभिकथन और रीजन वाले आते हैं, कथन, अभिकथन और कारण वाले आते हैं। तो इसी क्रम में इनके जो आंसर होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि आपतित प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि के साथ होती है। बिल्कुल सही, गतिज ऊर्जा की जो वृद्धि होती है वो जो आइंस्टीन का समीकरण है उससे हम देखते भी हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति के साथ साथ बढ़ती है, ये सत्य है। दूसरा, प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, क्योंकि जितनी तीव्रता ज्यादा होगी उसमें उतने फोटोन होंगे, उससे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये भी सत्य है। परंतु जो आपका कारण है वो एसेलेरेशन की यानी कि अभिकथन की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा है वो विद्युत जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है उसके कारण नहीं बढ़ती। तो ये दोनों सत्य तो हैं लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, तो ये फर्स्ट के लिए है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि इसका आंसर ए व आर सत्य हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन होगा सत्य, व्याख्या नहीं। मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि जो व्याख्या नहीं करता है आर। तो इसी प्रकार दूसरा जो इसी टाइप का क्वेश्चन है वो है, सिलिकॉन का व्यापक रूप में अर्धचालक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। अब ये बात आपको याद रखनी होगी कि जो सिलिकॉन है वो अर्धचालकों, जब हम अर्धचालक बनाते हैं तो सिलिकॉन का ज्यादा यूज होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो हैं, तो उनमें से ज्यादा यूज जिसका होता है वो सिलिकॉन है, यानी कि ये ट्रू है। तो ये भी ट्रू है। और सिलिकॉन में लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये भी सही है, सिलिकॉन का जो एनर्जी बैंड गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो इसे अच्छा अर्धचालक पदार्थ बनाता है, यानी कि इसके कारण से अर्धचालक उपकरणों में इसका यूज होता है। तो ये भी सत्य है। लेकिन इसमें क्या है, ए तथा आर सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। तो फर्स्ट में ए और आर सत्य हैं पर आर ए की व्याख्या नहीं करता, और जबकि इस क्वेश्चन में ए और आर सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन में जो भी होगा वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समान रूप से आवेशित चालक के भीतर विद्युत विभव का मान होगा। जब एक समान रूप से आवेशित चालक होगा तो उसमें जो चालक के अंदर जो होगा ई क्या होगा, शून्य होगा। ई जीरो होने के कारण, ई जीरो है तो विभव जो होगा वो एक समान होगा, एक समान। तो इसका आंसर होगा एक समान रूप से आवेशित चालक के भीतर विद्युत विभव का मान एक समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रवृत्ति का ऐसा ही मात्रक लिखिए। चुंबकीय प्रवृत्ति, चूंकि m इजिकल टू काई h होता है, यहां पर m जो है चुंबकन है और h जो है चुंबकीय तीव्रता है, तीव्रता। यदि यहां से काई का वैल्यू देखें तो वो होएगा m/h, और ये दोनों के ही मात्रक सेम होते हैं, तो इस कारण से काई का कोई मात्रक नहीं होता। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का काई का कोई मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट है, रेखीय स्रोत द्वारा किस प्रकार का तंगाग्र उत्पन्न होता है। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि यदि स्रोत जो बिंदुवत है तो उसके कारण जो होगा गोलीय तरंगाग्र होगा, गोलीय तरंगाग्र। यदि इसने कहा है रेखीय, यदि रेखीय है
यानी कि ये मेरा स्रोत है और इसके कारण जो तरंगाग्र होगा वो हमारा तरंगाग्र होगा बेलनाकार। कैसा होगा? बेलनाकार। बेलनाकार तरंगाग्र होगा उसके लिए। तो आप इसे समझ सकते हैं। यदि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर तो हम देंगे बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र, सॉरी। उसके बाद यदि एक बात इसमें और ध्यान रखें, यदि ये तरंगाग्र या ये बिंदु जो स्रोत है, जो सॉरी ये रेखीय जो स्रोत है, ये अगर दूर है बहुत, अगर इसे दूर मान ले जाए और इसके बहुत दूर चले जाएं, तो वहां पर जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा वो हमारा समतल हो जाता है। लेकिन फिलहाल इसका आंसर होगा बेलनाकार। लेकिन अगर ये दूर की कंडीशन कह देता है कि इस स्रोत से बहुत दूर पर, तो वो समतल हो जाता है। कैसा हो जाता है? समतल। समतल तरंगाग्र बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ताप पर अर्धचालक एक आदर्श इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा? इंसुलेटर का मतलब है अचालक। अचालक अचालक कब होगा ये? तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री केल्विन पर। तो आप इसका पूरा आंसर लिखें, 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालक एक आदर्श इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 × 10⁻⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाले, द्विध्रुव आघूर्ण है यहां पर, तो कूलाम मीटर, यानी कि ये P का वैल्यू है आपके पास, क्योंकि सदिश में नहीं दिया हुआ तो ऐसे ही लिख लेते हैं। P बराबर 4 × 10⁻⁹ और विद्युत द्विध्रुव न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में, अर्थात E का जो वैल्यू है वो 8 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम दिया है। और 30 के साथ एंगल डिग्री है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के परिमाण की गणना कीजिए। बल आघूर्ण का परिमाण जो होता है टॉ, EP साइन थीटा। तो टॉ इजकल टू E का वैल्यू है 8 × 10⁴ और P का वैल्यू है 4 × 10⁻⁹ और साइन 30। तो 8 × 4 × 10⁻⁵ हो जाएगा और साइन 30 का वैल्यू 1/2। इससे ये कैंसिल, 2 ये हो जाएगा 8 दूनी 16 × 10⁻⁻5 10⁻⁻5। इसे पॉइंट में भी लिख सकते हो, 1.6 इंटू, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगाकर स्टैंडर्ड फॉर्म में 10⁻⁻4। तो टॉ जो निकल के आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो टॉ का वैल्यू यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, 2 नंबर में गिवन है। विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभवी पृष्ठ का आरेख बनाएं। देखो यहां दिया है विद्युत द्विध्रुव, ये मैंने एनसीईआरटी का ही चित्र लिया है, केवल आपको पृष्ठ आरेख बनाना है। समविभवी पृष्ठ बनाना है। तो जो पहला चित्र है ये आपका ए जो फिगर है, ये किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभवी पृष्ठ है। विद्युत द्विध्रुव के लिए कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये मैंने केवल जानकारी के लिए यहां पर दे दिया, ये आपको इसका आंसर नहीं है। आंसर में ये है, अगर 2 सर्वसम धनावेश, अगर 2 सेम धनावेश होंगे तो उनके लिए समविभवी पृष्ठ इस प्रकार बनेगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए केवल ये बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के आवेश को, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। और इसका मान कितना होता है? 1.6 माइनस में 10⁻⁻19 कूलाम। तो यही 1 नंबर में, 2 नंबर में क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपवाह वेग किसे कहते हैं? अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध को व्यक्त करने वाला सूत्र लिखिए। देखो ये कोई चालक है और जब इस चालक को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ा जाता है, जब बैटरी के द्वारा जोड़ा जाता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस दिशा में चलने लगते हैं। इसमें क्या होता है, बैटरी से जोड़ते हैं तो ये क्योंकि पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें चलने लगता है तो ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है इस ई के कारण, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उच्च विभव की ओर कह दे जाए एक सूक्ष्म नियत वेग से चलने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं, इसे अनुगमन वेग भी कहते हैं और वीडी से प्रदर्शित करते हैं। और साथ ही उसने कहा है विद्युत धारा और अपवाह वेग यानी कि वीडी और आई के बीच संबंध बताना है, केवल सूत्र लिखना है। तो ये होता है आई बराबर एन ई ए वी डी। तो यहां पर आप बता सकते हैं एन क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है, ये लिखना पड़ेगा आपको, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ए चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वीडी आपको बताइए अपवाह वेग, और आई धारा। तो ये संबंध आपको केवल लिखना था, आप ये लिखें और इनके ये जो मैंने बोले हैं इन्हें भी जरूर लिखें आप एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंज के नियम के अनुसार, मतलब यहां पर लेंज का नियम लिखा है ये पूरा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस परिवर्तन के विपरीत होती है, यानी कि उसी का विरोध करती है जो इसे उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। एक कुंडली तथा छड़ चुंबक के मध्य अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करें। जबकि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है जब छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव को कुंडली के एक सिरे के निकट लाया जाता है, मान लो ये कुंडली है और इसके सिरे के निकट एक ही चुंबक को लाया जाता है, एन सिरे को चुंबक की ओर लाया जाता है, तो क्या होगा। तो एनसीईआरटी के फिगर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यदि इस एन सिरे को यानी कि एन चुंबक के एन सिरे को किस कुंडली के पास लाया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो धारा की जो दिशा है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो फर्स्ट का आंसर जो होगा पूरा लिखेंगे, जब छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी सिरे के निकट लाया जाता है तो उसमें जो धारा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज और सेकंड में देखो, अब इसे अगर ले जाते हैं एन को दूर, जब एन को दूर ले जाएंगे तो ये बदल जाएगी यानी कि क्लॉकवाइज हो जाएगी। लेकिन उसने कहा है दूसरे क्वेश्चन में दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के किसी सिरे से दूर ले जाया जाता है, तो जब दक्षिणी सिरे को दूर ले जाया जाएगा तो इसकी जो दिशा होगी वो ठीक इसके विपरीत होगी। अगर एन की बजाय एस को दूर ले जाया जाता है तो इसके विपरीत होगी, इसके विपरीत होगी, तो उसकी दिशा भी जो होगी एंटी क्लॉकवाइज ही होगी। तो फिलहाल फर्स्ट और सेकंड का आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएं, पहला तो ये अनुप्रस्थ प्रकृति होती हैं, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये मैंने दो लिखे। बाकी ये निर्वात में फैल सकती हैं और ये प्रकाश के जाल से चलती हैं। बहुत सारी विशेषताएं, केवल दो पूछी थी, तो फिलहाल आप ये दो लिखें कि इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है और दूसरा इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है 60 माइक्रोफैरड 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से जोड़ा जाता है एक संधारित्र को। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। देखो चूंकि C आपको दिया हुआ है 60 माइक्रोफैरड, तो C को अगर मैं लिखूं ये हो जाएगा 60 गुणा 10 की घात -6 फैरड, और VRMS आपको गिवन है 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 50 हर्ट्ज। चूंकि वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना धारा का, तो यहां पर जो होगा IRMS बराबर हो जाएगा I बराबर V/R, क्योंकि C है तो XC लिखा जाएगा, और XC बराबर होता है V/XC बराबर XL बराबर ω/L और XC बराबर 1/ωc 1/ωc। तो C ओमेगा और C ऊपर जाएगा तो IRMS हो जाएगा आपका IRMS बराबर V × ωc,
और यहाँ पर वी आर एम एस है, ये मतलब वी ही लिख देता हूँ, चलो इसमें वी जो है वी आर एम एस है, तो वी इंटू 2π/f(c), ये ओमेगा का वैल्यू है 2π/f इंटू सी। वी का वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर 220 और पाई 2 गुणा पाई का वैल्यू 3.14 और एफ का वैल्यू आपका 50 और सी का वैल्यू है 60 गुणा 10⁻⁻6। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही होगा, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और जो इसका आंसर होगा वो होगा 4.1448। आप इसे खुद ही ट्राई करें, कैलकुलेशन करें, बिल्कुल इजी है अभी ये कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और सामान्य परावर्तन में दो अंतर लिखिए। पहला अंतर तो यह है कि जो सामान्य परावर्तन है वो परावर्तक तल द्वारा होता है, परावर्तक तल द्वारा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है अपवर्तक तल द्वारा, दूसरा ये एक ही माध्यम में होता है और इसमें ये जब प्रकाश सघन माध्यम से सघन से विरल में जाता है तब होता है। तो ये दो अंतर मैंने बता दिए, तो फिलहाल मैं इन्हें लिख देता हूं, पहला और दूसरा। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल क्रांतिक कोण के बाद ही होता है, क्रांतिक कोण पर या क्रांतिक कोण से अधिक होने पर, और परावर्तक तल सभी कोणों पर। देखो सॉरी, सामान्य परावर्तन सभी कोणों पर, सामान्य परावर्तन 0 से 90 के बीच में, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल तभी होता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। और दूसरा, ये दो मैंने लिखे हैं, अपवर्तक तल द्वारा, परावर्तक तल द्वारा, ये भी लिख सकते हो, सघन से विरल या एक ही माध्यम में होता है, लेकिन मैंने अलग लिखा है इनसे। सामान्य परावर्तन के दौरान प्रकाश में कुल ऊर्जा का केवल एक ही भाग परावर्तित होता है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में इसका एक भाग प्रकीर्णित होता है और एक भाग अपवर्तित होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सारा प्रकाश परावर्तित हो जाता है। तो ये वाला आप इसे ध्यान से पढ़ें, हालांकि इसमें मैंने 4 बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का ही अथवा का क्वेश्चन है। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो, चूंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कुछ इस प्रकार से होता है, ये अपवर्तक तल है, और जब यहाँ पर कोई आपतन को ये क्रांतिक कोण होता है तो ये किरण ठीक इसी जगह पे चली जाती है ना, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की कंडीशन हो रही है। अगर ये एंगल 45 है तो ये कितना होगा 45, यहाँ पर ये इसके साथ एंगल बना रहा है, यानी कि ये क्रांतिक कोण बना रहा है। तो इसमें हम अपवर्तनांक का फॉर्मूला लिखें, n इजिकल टू, या सॉरी n इजिकल टू ना लिखकर हम ये लिखेंगे sin IC, क्रांतिक कोण बराबर 1/n। n इजिकल टू हो जाएगा यहाँ, या sin IC इजिकल टू होगा 45 और 1/n, और sin 45 का वैल्यू √2 1/n, और n इजिकल टू आ जाएगा आपका √2। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अथवा का क्वेश्चन था, 2 नंबर में गिवन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। किसी परमाणु की बोहर कक्षा, प्रथम बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तीसरी कक्षा की आपको ऊर्जा बतानी है। क्योंकि जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है En इजिकल टू होता है आपका -z² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में n²। अगर प्रथम कक्षा के लिखें तो E1 हो जाएगा -z² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n², n की जगह 1। E1 पहली कक्षा की ऊर्जा दी है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और -z² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो z माइनस से माइनस भी, तो z² का वैल्यू यहाँ से आ जाता है 2, क्योंकि 13.6 को 2 से दुगना 27.2 ही होता है, तो z² का वैल्यू 2 होगा। अभी उसने पूछा तीसरी कक्षा की ऊर्जा, तो E3 दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं आप, तो फिलहाल मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, E3 इजकल टू E3 -z² इंटू 13.6 बटे
चूंकि n की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 माइनस ये 2 है 13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13 दूनी 26 और 6 दूनी 12 यानी कि 27 हो जाएगा, ये 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 9 माइनस का, तो E3 इज इक्वल टू लिखेंगे हम -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 27 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव का, ये इसका आंसर था। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि En प्रोपोर्शनल है n² के। En अगर एक ही परमाणु के लिए बात करें तो Z भी सेम होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E प्रोपोर्शनल 1/n², तो यहाँ पे लिख सकते हैं E1 बटे E3 बराबर, यहाँ हो जाएगा N3 बटे N1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर E1 आएगा आपका -27.2 बटे E3 और ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और ये 1 तो ये 9 हो जाएगा, तो E3 निकल के आ जाएगा यहाँ से -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे भी लिख सकते थे इस क्वेश्चन को आप, तो फिलहाल आप ऐसे लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिकीय बल का क्या महत्व है? नाभिकीय बल का क्या महत्व है? देखो इसमें महत्व पूछा है, तो नाभिकीय बल क्या करता है, जो किसी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उन्हें आपस में बांधे रखने का कार्य करता है, यही इसका महत्व है। यदि नाभिकीय बल का परिमाण स्थिर विद्युत बलों से कम कोटि का होता है तो इसका नाभिक के स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि नाभिकीय बल का परिमाण स्थिर विद्युत बलों से कम कोटि का होता है तो नाभिक का स्थायित्व घट जाता है। तो फिलहाल यही दो क्वेश्चन पूछे थे, एक एक नंबर में थे दोनों। तो फिलहाल परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। यह बल परमाणु में स्थित नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधे रखने का कार्य करता है। इसके बाद इसका आंसर मैं थोड़ा ज़्यादा लिखा, केवल जानकारी के लिए पूछा तो केवल इतना था कि विद्युत बल अगर ज़्यादा होता है तो नाभिकीय बल का स्थायित्व घटने लगता है। इसमें यह बताया कि हल्के नाभिकों में नाभिकीय बल प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले विद्युत प्रतिकर्षण बल से अत्यंत प्रबल होता है। ये केवल जानकारी के लिए है, आप केवल जो क्वेश्चन पूछा गया वही लिखें। फलस्वरूप हल्के नाभिक स्थायी बने रहते हैं। जैसे जैसे नाभिक भारी होता है तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने लगती है और विद्युत प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन में प्रत्येक युग्म के मध्य कार्य करता है, तब यह न्यूक्लियनों के बीच की दूरी के वर्ग के ये हम जानते हैं। जबकि नाभिकीय दूरी बढ़ने पर, यहाँ से जबकि नाभिकीय बल की दूरी बढ़ने पर यह तेजी से घटता है। फलस्वरूप भारी नाभिकों में न्यूक्लियनों के दूर दूर होने के कारण विद्युत बल नाभिकीय बल की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है, यानी कि ज्यादा हो जाता है विद्युत बल, तब इसका नाभिक का स्थायित्व घटने लगता है। यही कारण है कि जो 83 से ऊपर परमाणु क्रमांक वाले होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी कि स्थायित्व घट जाता है और ये रेडियोएक्टिवता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्धचालकों के दो उपयोग बताइए। देखो अर्धचालकों के दो उपयोग हमें पता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन है दो अर्धचालक, और इनके जो उपयोग हैं, पहला तो है डायोड बनाने में, और डायोडों का भी बहुत जगह यूज होता है आपका, जैसे एलईडी बनाने में। और दूसरा जो उपयोग है इसका वो है, ये डायोडों का स्विचिंग में भी यूज करते हैं, स्विच बनाने में भी इसका यूज होता है। दूसरा है आपका ट्रांजिस्टर बनाने में। अब ट्रांजिस्टर का यूज बहुत जगह होता है, तो समझो वो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से जर्मेनियम सिलिकॉन का ही यूज है। तो फिलहाल दो यही पूछे थे, तो बेसिक है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। पहले 3 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नंबर में ये विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है, और 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। तो विद्युत फ्लक्स को परिभाषित, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी पृष्ठ से उसके लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत,
ये कोई पृष्ठ है, अगर इसके अभिलंबवत कोई विद्युत बल रेखाएं गुजरती है तो जितनी ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी वही उसका विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यदि ये विद्युत फ्लक्स जो है किसी एंगल के साथ, मतलब अभिलंबत नहीं गुजरती, तो उसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो फाई बराबर ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यदि पूरे पृष्ठ के लिए बात करें, यहां पर ए नहीं है ये, तो ये हो जाएगा फाई बराबर पूरे पृष्ठ के लिए बंद पृष्ठ ई डॉट डी ए कॉस थीटा। थीटा जो है ई और डी ए के बीच का एंगल है, क्षेत्रफल सदिश और ई यानी कि विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल है। जैसे ये समझ सकते हैं आप कि यहां पर ये मैं इसे ऐसे बना देता हूं, यह है कोई क्षेत्रफल और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो यहां होगा, और अगर इससे विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है तो ई और डी ए, मान लो इस क्षेत्रफल को हम डी ए मान लेते हैं या पूरे को ए मान लें, तो ये एंगल इनके बीच का है। मतलब कहने का ये है, अगर विद्युत फ्लक्स का आपको निकालना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का आपको अदिश गुणनफल करना पड़ेगा। तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर होता है। दूसरा इसने पूछा है एक गोलाकार रबर के, 2 नंबर में इतना काफी है, ये चित्र भी आप बना सकते हो और एक ये भी बना सकते हो। जैसे जैसे गुब्बारा फुलाया जाता है तो यह आकार में बढ़ता जाता है। गुब्बारे की सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, चूंकि हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से जो विद्युत फ्लक्स होता है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला Q अपॉन एप्सिलॉन नोड, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नोड होता है। अर्थात चूंकि गुब्बारा पहले, मान लो ये गुब्बारा आवेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है और इसके पृष्ठ पर है, ये एक समान रूप से वितरित है, तो ये जो चार्ज है वो इस प्रकार से कार्य करता है जैसे कि इसके केंद्र पर हो। तो केंद्र पर अगर ये चार्ज केंद्र की भांति कार्य कर रहा है तो इसका जो विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा फाई बराबर क्यू, मान लेते हैं इसे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड। उसके बाद यदि इसका आकार बढ़ जाता है, यानी कि ये गॉसियन पृष्ठ बढ़ जाता है, तो फिर भी ये आवेश तो यही काम करता रहेगा, तो इसलिए इसका फ्लक्स भी क्या होगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड होगा। तो उसने पूछा विद्युत फ्लक्स किस प्रकार बदलेगा, कारण से इस बताइए, तो आप कहोगे कि इसका विद्युत फ्लक्स नहीं बदलेगा क्योंकि काल्पनिक गॉस की प्रमेय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर में आप लिखेंगे एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की बनावट और क्रिया का वर्णन कीजिए। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसके लिए मैंने चित्र और क्रिया विधि लिखी है और आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा, थोड़ा जल्दी में समझा देता हूं और आप इसे नोट कर लें, क्रिया विधि आप पढ़ लेंगे। इस प्रकार की होती है चल कुंडली धारामापी। इसमें ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में लटकी होती है और इसमें स्प्रिंग जुड़े होते हैं, 2 बटन लगे होते हैं या कुंडली कहें इन्हें, यहां से धारा प्रवाहित की जाती है। और ये कुंडली जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वक्रीय रूप की होती है। वक्रीय इसलिए होती है कि जो इनके बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये इसकी रचना लिखी हुई है, ये आप स्वयं पढ़ें। अब इसके सिद्धांत क्या है, जब इन स्विचों या टर्मिनलों T1 T2 में बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है तो इसमें जब इस कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, और जब हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कुंडली को रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है NI AB साइन थीटा। यहां पर अल्फा माना है, ए बी चुंबकीय क्षेत्र है, ए कुंडली का क्षेत्रफल है, एन उसमें फेरों की संख्या और आई उसमें बहने वाली धारा है। तो यहां पर जो बल आघूर्ण होगा टॉ बराबर NI AB साइन अल्फा, यहां अल्फा माना है। ये मैंने आपको बता दिया I N B और A क्या है, और यहां पर जो अल्फा है वो कुंडली के क्षेत्रफल और क्षेत्रफल के बीच चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण है। तो चूंकि ये वक्रीय रखे हुए हैं तो यहां पर ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 टॉ बराबर NI AB, टॉ बराबर NI AB, समीकरण 2 मान लेते हैं इसे, क्योंकि पीछे 1 मानी। इससे विक्षेपक बल आघूर्ण के कारण कुंडली विक्षेपित हो जाती है, परिणामतः स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होती है और ऐंठन के कारण एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण लगता है। ये विक्षेपक बल आघूर्ण है और ये ऐंठन के कारण प्रत्यानयन बल आघूर्ण है, और बल आघूर्ण जो उत्पन्न होता है वो उस ऐंठन कोण के बराबर होता है। ये ऐंठन कोण थीटा मान लेते हैं हम। तो
प्रत्यानयन बला गुण जो होगा ऐंठन कोण के बराबर होगा, इसे टॉ लिखते हैं। तो टॉ बराबर, यहाँ प्रपोजनल हटाएंगे, टॉ बराबर सी थीटा। चूंकि ये भी टॉ और ये भी टॉ दोनों को इक्वल रखें संतुलन की स्थिति में, एन आई ए बी बराबर सी थीटा। आई बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये लिखा हुआ है मैं फिर भी लिख देता हूँ, सी बराबर सॉरी आई बराबर ये होगा सी अपॉन एन ए बी और ये थीटा। और ये एक कुंडली के लिए कांस्टेंट है सी, ये पहले से कांस्टेंट था, एन उसमें फेरों की संख्या, ए उसका क्षेत्रफल है और बी चुंबकीय क्षेत्र जो वहां पर स्थित है। तो ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को कहेंगे, नाम देते हैं के। तो इसका मतलब है जो आई प्रपोजनल है विक्षेपक कोण के अनुक्रमानुपाती, आई प्रपोजनल किसके, थीटा के, यानी कि जितना विक्षेपक कोण होगा उतनी उसमें धारा बहेगी। तो इसका मतलब है कि यदि हम इस के को ज्ञात कर लें और इस थीटा को ज्ञात कर लें तो आई का पता लग जाएगा, यही लिखा हुआ है। तो ये इसका पूरा कार्य सिद्धांत मैंने आपको समझा दिया और 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इसी का अथवा का क्वेश्चन है। स्वप्रेरकत्व क्या है? देखो, जब किसी कुंडली में, उस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने के कारण उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं स्वप्रेरण। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण। और जो उत्पन्न विद्युत फ्लक्स है, कुल फ्लक्स फाई है, मतलब अगर उसमें एन फेरे हैं तो और फाई है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? एन फाई। और ये प्रपोजनल होगा उस धारा के, और इस धारा के प्रपोजनल होगा तो इसे हम लिखेंगे एन फाई बराबर एल आई। यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, इस एल को बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। जब किसी कुंडली में बहने वाली, ये पूरा मैंने लिखा है एन फाई बराबर एल आई। तो अब इस एल को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरकत्व। तो अगर इस एल की परिभाषा देनी हो तो एल बराबर हो जाएगा एन फाई बटे आई, और आई अगर 1 एम्पियर ले लूं मैं तो एल जो होगा वो होगा एन फाई के, यानी कि एल जो है चुंबकीय फ्लक्स के बराबर है, प्लस परिवर्तन के बराबर है। तो यही कहा गया है कि स्वप्रेरक क्या है? जब किसी कुंडली में आंकिक रूप से कुंडली के उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है, यानी कि स्वप्रेरक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। तब कब? जब उस कुंडली में केवल एकांक धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये इसकी परिभाषा थी। उसने कहा एक लंबी धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरक का सूत्र, 1 नंबर में ये लिखना था और 2 नंबर में पूछा है। तो धारावाही परिनालिका है, तो मान लेते हैं कोई धारावाही परिनालिका है और उसमें जो फेरों की संख्या है वो n है और उसकी लंबाई l है, n है, उसकी लंबाई l है। तो एकांक में फेरे जो होंगे n बराबर n अपॉन l होगा। ये हमने मान लिया n बराबर n अपॉन l। और उस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है b बराबर म्यू नोड एन आई होता है। चूंकि हमें निकालना है L इसका स्वप्रेरक, तो उसके लिए L बराबर क्या होता है? एन फाई अपॉन आई। तो पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। अगर फ्लक्स निकाल लें, चूंकि फ्लक्स बराबर होता है फाई बराबर बी ए, अगर उसमें एन फेरे हैं तो एन फाई बराबर एन बी ए हो जाएगा। तो एन फाई बराबर एन बी ए। तो ये कुल फ्लक्स हुआ। L लिखें, L बराबर एन फाई बटे आई। तो L बराबर एन फाई का वैल्यू है आपका एन बी ए अपॉन में आई, और b का वैल्यू भी रखें हम यहां से। तो L बराबर एन, b का वैल्यू है म्यू नोड एन आई बटे में आई, आई से आई कैंसिल, तो L बराबर हो जाएगा एन म्यू नोड, सॉरी ए छूट गया यहाँ पर, म्यू नोड एन ए। और यदि मैं n का वैल्यू रख दूं तो L बराबर हो जाएगा n, एक एन यहाँ n की जगह आएगा n अपॉन एल, तो n स्क्वायर म्यू नोड ए अपॉन में l। ये इसका स्वप्रेरक होगा। चाहो तो इस a का वैल्यू भी रख सकते हो, क्योंकि हमने अगर त्रिज्या मान लें कि उस कुंडली परिनालिका की जो त्रिज्या r है तो l बराबर n स्क्वायर म्यू नोड पाई आर स्क्वायर बटे एल। आर क्या है? उसकी परिनालिका की त्रिज्या है। तो फिलहाल यही हमें बताना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कैसे की जाती है? एलसीआर परिपथ में
प्रतिबाधा की गणना कैसे की जाती है, इसके लिए समीकरण लिखिए और घटकों की व्याख्या कीजिए। चूंकि हमें एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम एक एलसीआर परिपथ बना लेते हैं। और एलसीआर परिपथ में माना एल, आपको यहां थोड़ा लिखना जरूर पड़ेगा, माना प्रेरक तो एल, धारिता सी और आर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और इनके सिरों के बीच वोल्टेज V बराबर V नोड साइन ओमेगा टी है, ये हमने इसमें अप्लाई किया है। और एल के सिरों के बीच जो वोल्टेज है VL, सी के सिरों के बीच VC और आर के सिरों के बीच VR है। तो अगर मैं अब लिखता हूं VL, ये हो जाएगा I, चूंकि इसमें धारा प्रवाहित कितनी हो रही है I, VL बराबर VL बराबर I XL और VC बराबर I XC और VR बराबर I R। तो फिलहाल VL, VC और VR हमने लिखे। चूंकि हम तीनों परिपथों को अलग अलग पढ़ चुके हैं, जब R परिपथ होता है तो मैं यहां बताता हूं, R परिपथ में VR और I समान कला में होते हैं, समान कला में। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, जब L परिपथ होता है तो धारा 90 डिग्री से अग्रगामी होती है और जब C परिपथ होता है तो धारा पश्चगामी होती है 90 डिग्री से। ये तीनों बातें आपको लिखनी पड़ेगी 90 डिग्री से, यहां पे लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं जब किसी परिपथ में केवल R जुड़ा होता है तो धारा तथा वोल्टेज समान कला में होते हैं। केवल L परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पर अग्रगामी और C परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पर पश्चगामी होती है। ये पूरी बात आप यहां लिखेंगे। अब हम इनके लिए अगर फेजर डायग्राम बनाएं तो हम एक्स एक्सिस पे हम धारा बना लेते हैं। यहां हमने बनाई ये धारा, अगर धारा यहां है तो वी आर भी आपका यही होगा, क्योंकि ये समान कला में होते हैं। चूंकि धारा अग्रगामी होती है वी एल से, तो वी एल हम यहां बना लेते हैं। और कितने एंगल पर होती है, 90 डिग्री पर, तो ये मैंने बनाया वी एल, यहां पर ये 90 डिग्री है। और VC से पश्चिगामी होती है, क्योंकि तीनों है यहां पर, तो VC से पश्चिगामी, तो यहां मैं बना लेता हूं VC, ये भी 90। अगर मैं इन दोनों का परिणामी देखूं VC और VR का, तो ये हो जाएगा यहां पर कहीं होगा VC माइनस VR। ये तब के केस में है जब VC ज्यादा है, तो मान लेते हैं कि हम VC जो है ज्यादा है VR से, तब तो यहां इसका परिणामी होगा। अब फाइनल पूरे परिपथ के लिए जो विभवांतर है हम कितना मान लेते हैं, V मान लेते हैं, V। और ये अग्रगामी मान लिया क्योंकि हमने VC को ज्यादा मान रखा है। हो सकता है VL ज्यादा हो, उस केस में हम VC माइनस VL लिखना पड़ेगा, ये VL माइनस VC लिखेंगे। तो अभी हम इस ट्रायंगल में अगर V लिखें तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR IR का होल स्क्वायर प्लस यहां पर लिखा जाएगा IXC माइनस IXL का होल स्क्वायर। यहां से I स्क्वायर कॉमन आएगा, I और I स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे हम V स्क्वायर बटे I स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्वायर है, तो चाहे तो आप XL माइनस XC भी लिख सकते हैं इसे, और या इन्हें अंतर भी लिख सकते हैं। अंतर यहाँ पर मैं अंतर में लिख देता हूँ अभी, V अपॉन I बराबर अंडर रूट, तो मैं माइनस ना लगाकर अंतर लिख देता हूँ यहाँ, R स्क्वायर प्लस XL अंतर XC, मतलब जो भी बड़ा होगा वही माइनस हो जाएगा। अभी V अपॉन I को प्रतिबाधा कहते हैं, परिपथ की, LCR परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, Z से। तो ये हो जाएगा Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर
प्लस एक्सएल अंतर एक्ससी का होल स्क्वायर, या जेड बराबर एक्सएल और एक्ससी के वैल्यू रख सकते हो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बना है आपका, ये प्रतिबाधा का फॉर्मूला है, यही आपको इसमें करना था। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको लिखने के लिए बताई हैं, तो वो आप जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे प्रदर्शित चित्र में दिए गए लेंसों के संयोजन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर पहला, दूसरा और तीसरा 3 लेंस दिए मैं, तो इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूं, ये सेकंड है और ये थर्ड है। पहले के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और जो दूसरे के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो तीसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो हम पहले लेंस के लिए लिख लेते हैं, लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखो ये 30 सेंटीमीटर पर, लेंस सूत्र पहले लेंस के लिए मैं 1 यूज कर लेता हूं, 1/V1 माइनस 1/U1 बराबर 1/F1। 1/V1 आपका आएगा एज इट इज माइनस 1/U1 माइनस 30, तो मैं यहां पर प्लस 30 कर लेता हूं क्योंकि ये इस साइड में है। 1/F1, F1 दिया हुआ है 10, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1/V1 इजकल टू 1/10 माइनस 1/30, 30 आएगा एलसीएम, और यहां हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2/30, 1/V1 आ जाएगा 2/30, और V1 अगर ध्यान दें तो 2 से 30 15, यानी कि V1 आएगा 15 सेंटीमीटर। ये बहुत छोटी कैलकुलेशन है, मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूं। V1 है 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 है, ये पहले लेंस के लिए तो प्रतिबिंब है, लेकिन दूसरे लेंस के लिए वस्तु कार्य करेगा, अर्थात इस लेंस का जो प्रतिबिंब है वो यहां कहीं बन रहा है, लेकिन ये लेंस थोड़ा आगे रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पर, यानी कि अगर मैं ये बात करूं तो ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये 15 सेंटीमीटर पर बन रहा है, लेकिन इससे इसकी दूरी कितनी है, केवल ये दूरी कितनी है, यह है 15, ये 15 और -5, यानी कि 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 मतलब 10। इसका मतलब ये हुआ दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस 1/V2 माइनस 1/U, क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो ये आपका 10, ये 10 जो ये वाला 10 है, 15 माइनस 5 10, फॉर्मूला यही अप्लाई हो रहा है। 1/F1, एफ कितना है आपका, माइनस के 10 है। जब इसे सॉल्व करेंगे 1/V2 बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो 0, यानी कि V2 इजक्वल टू इनफाइनाइट। V2 जो है इनफाइनाइट पर बन रहा है, और ये दाईं ओर बन रहा है, इसके सॉरी बाईं ओर, इस डायरेक्शन में कहीं बन रहा होगा इनफाइनाइट पर, बाईं ओर। अब तीसरे लेंस के लिए बात करते रहे। तीसरे लेंस के लिए जब हम तीसरे लेंस के लिए बात करेंगे, सॉरी ये मात्रा इधर से, तीसरे लेंस के लिए तो 1/V3 माइनस 1/ यहाँ पर इनफाइनाइट कार्य करेगा 1/30, क्योंकि इसकी फोकस दूरी 30 दी हुई है, तो 1/V3 इजकल टू 1/30, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो V3 कितना आ जाएगा 30, और 30 आप देख पा रहे हैं प्लस का बनना है, यानी कि दाईं ओर, इस साइड कहीं और होगा, अर्थात अंतिम प्रतिबिंब तीसरे लेंस से दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा।
यानी कि इस लेंथ से यहाँ से 30 मान लो यहाँ कहीं बनेगा, ये 30 है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, तो पहले ही बता देता हूँ मैं। यदि यंग के प्रयोग में दो विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। देखो, सबसे पहले तो व्यतिकरण पैटर्न में जटिलता में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, दो अलग अलग व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होंगे, रंगीन व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होंगे और व्यतिकरण पैटर्न की तीव्रता में परिवर्तन होगा। इस पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। ये 4 कारण हैं जब दो विभिन्न तरंगदैर्ध्यों को यूज किया जाता है, तो आप इसे पढ़ें। ये 4 मेन कारण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का सिद्धांत का दूसरा विग्रहित लिखिए। दूसरा विग्रहित जब लिखा जाता है तो दूसरा विग्रहित जो अस्थायी कक्षाओं के लिए है, और उसमें यह बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करता है जहां पर उनका जो कोणीय संवेग है, यानी कि MVR कोणीय संवेग, या L लिखेंगे MVR, जो H/2π का पूर्ण गुणज होता है। यही इसका दूसरा विग्रहित था। पूरा बोर का सिद्धांत लिखने के लिए नहीं कहा था, केवल उसके दूसरे विग्रहित को पूछा था। अभी हम इसमें लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी हाइड्रोजन परमाणु की बोहर कक्षा की त्रिज्या n² के अनुक्रमानुपाती होती है, जहां पर n मुख्य क्वांटम संख्या है। तो इसके लिए हमें प्रूफ करना है जो त्रिज्या है nवीं कक्षा की वो n² है, ये आपको प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि ये नाभिक है और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में nवीं कक्षा में घूम रहा है और इसकी चाल v है और इसकी त्रिज्या r त्रिज्या में घूम रहा है nवीं कक्षा में। nवीं कक्षा में r क्या है? nवीं कक्षा की त्रिज्या, और v क्या है? nवीं कक्षा की चाल। चूंकि हमें पता है जो अस्थायी कक्षाओं में केवल तभी घूम सकता है जब उसका संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो दूसरी अभिव्यक्ति से MVR जो होगा NH/2π होगा। n क्या है? nवीं कक्षा, और इसे हम बोल सकते हैं क्वांटम संख्या, समीकरण नंबर 1। और दूसरा, वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा वो mv²/r किससे प्राप्त होगा? विद्युत चुंबकीय कूलाम के नियम से, यानी कि 1/4πε0 E, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन जो है और इसका भी आवेश E है, ये E है, तो ये हो जाएगा E/E²/r²। इस r से ये r कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा mv² बराबर 1/4πε0 E²/r। यहाँ देखो mvr है, आप इसे अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या v का वैल्यू रखकर या डिवाइड करके। तो फिलहाल मैं इसे mvr बना लेता हूँ। m से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा m²v²। देखो मैंने यहाँ पर m से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करूँगा मैं m²E²/4πε0 और ये r। चूंकि मेरे को यहाँ r² चाहिए, एक r से इधर मल्टीप्लाई कर दूं मैं और m²v²r, ये हो जाएगा me²r/4πε0। r से मल्टीप्लाई यहाँ की, r से यहाँ की, एक r यहाँ पहले से था, इस r को मैं यहाँ पे लेके गया। तो ये मेरा हो जाएगा अभी mvr का होल स्क्वायर बराबर me²r/4πε0। अब मैं mvr का पूरा वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर समीकरण 1 से। ये होगा n²h²/4π² me²r/4πε0।
4 पाई से ये 4 कैंसिल और एक पाई कैंसिल, तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में पाई m e स्क्वायर r अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यदि मैं r लिखना चाहूँ यहाँ से तो r होगा मेरा n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर, पाई m e स्क्वायर। और r देखो ये सब, ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा कांस्टेंट है किसी एक, क्योंकि एच भी ई भी एप्सिलॉन नॉट भी पाई एम और ई ये सब कांस्टेंट है, तो आर प्रोपोर्शनल किसके है, एन स्क्वायर के। केवल आपको यही आपको दर्शाना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्न ग्राफ एक प्रकाश संवेदी धातु के लिए प्रकाश विद्युत धारा में परिवर्तन को दर्शाता है। ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं एक एक नंबर में। पहला, ग्राफ की क्षैतिज अक्ष पर x यानी कि ये और a यानी कि ये क्या दर्शाते हैं। देखो a जो दर्शाता है, यहीं पे लिख देता हूं, a जो दर्शाता है वो दर्शाता है संग्राही विभव को, संग्राही पट्टिका विभव को। और जो सॉरी a नहीं x, ये x जो है संग्राही पट्टिका विभव को, और जो a है वो आपका दर्शाता है यहां पर निरोधी विभव को, विभव। ये क्या होते हैं इन्हें आप अवश्य पढ़ें, अभी मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। तो फिलहाल निरोधी विभव और संग्राही पट्टिका विभव क्या है ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद इस ग्राफ में आपतित विकिरण में समान तीव्रता एवं अलग अलग आवृत्तियों, यानी कि तीव्रता समान रखते हुए आवृत्तियां अलग अलग हों और आवृत्तियां भी इस क्रम में हों, यानी कि V3 ज़्यादा, V2 और V1 सबसे कम। तो इसके लिए ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ कुछ जब इस केस में पूछेगा तो कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ बताना था केवल, तो उसके लिए ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि जब आवृत्तियां अलग अलग होंगी और तीव्रता समान होगी तो तीव्रता तो यही आएगी, और ये न्यू 3 के लिए है, ये न्यू 2 के लिए और ये न्यू 1 के लिए, तीनों आवृत्ति, और ये न्यू 3 न्यू 2 और न्यू 1, ये इस प्रकार बन जाएगा। दूसरा यही पूछा है इस ग्राफ, दूसरा पूछा है इस ग्राफ को आपतित विकिरण में समान आवृत्ति, अब की बार आवृत्ति समान रखनी है और तीव्रताएं अलग अलग करनी है, तो उसके लिए ग्राफ कैसा होगा, उसके लिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो यहाँ पर आवृत्ति तीनों की समान है और यहाँ पर तीव्रताएं I, 2I और 3I, तीनों तीव्रताएं अलग अलग हैं। तो फिलहाल केवल ये ग्राफ आपको बनाने थे, इसके 2 ग्राफ 2 केस में, और पहले में पूछा था A और X क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक नाभिक में 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ। 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन 3 गुणा 3 प्रोटॉन का निकालेंगे आप, 4 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकालेंगे 1007U, 4 का निकालेंगे न्यूट्रॉन का 1008U, जो भी आएगा ये न्यूक्लियोनों का आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके, और फिर डेल्टा एम निकालेंगे, जो इनका ऐड करके आएगा उसमें से 7.014 को माइनस कर देंगे, तो डेल्टा एम आ जाएगा यहाँ पर। और डेल्टा एम, पहले तो डेल्टा एम ही पूछा है उसने, द्रव्यमान क्षति पूछी है, फिर बंधन ऊर्जा निकालनी है, तो B बराबर डेल्टा एम, जो डेल्टा एम आएगा वो यहाँ रखेंगे इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम का वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ रखने के बाद यहाँ रखेंगे इंटू सी स्क्वायर, और AMU में आएगा इंटू सी, और एक AMU या U इंटू सी स्क्वायर कितना होता है 931.5 MeV। तो आप इसमें सीधा सीधा ये डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV से गुणा कर देंगे तो B निकल जाएगा। और प्रति न्यूक्लियन निकालनी है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियन कितने हैं 4 और 3 7, तो ये तो टोटल बंधन ऊर्जा है, प्रति न्यूक्लियन निकालनी है तो B को 7 से भाग। क्वेश्चन नंबर 23 है पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। पीएन संधि में की अवश्य परत में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमें पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। हम जानते हैं जो हमारे पास 2
अर्धचालक होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, उनकी सहायता से हम पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक बनाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो पी टाइप अर्धचालक होते हैं उसमें क्या होते हैं, क्वार्टर, और एन टाइप जो अर्धचालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के साथ किसी विशेष विधि द्वारा जोड़ते हैं तो उसे पीएन संधि कहते हैं। और पीएन संधि जब बनती है तो उस समय दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो होता है विसरण और दूसरा होता है अपवाह। तो ये जो इससे पहले समझाया गया वो पीएन संधि को समझाया गया। पीएन संधि किसे कहते हैं, बस पीएन संधि के निर्माण उसके समय दो प्रक्रिया होती है, एक विसरण और दूसरा अपवाह। अब होता क्या है, पहले हम विसरण को समझेंगे फिर अपवाह को समझेंगे। पहले जब ये संधि बनती है, पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल को पास पास लाया जाता है, तो जो पी टाइप के क्वार्टर होते हैं वो एन टाइप की ओर और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर चलने लगते हैं। और जब ये चलते हैं तो संधि के आसपास दोनों ओर एक ऐसा क्षेत्र, दोनों ये क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन आपस में जब संयोग करते हैं तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और इसके चारों ओर एक संधि बन जाती है। तो जब ये दोनों आवेश वाहक यानी कि पी प्रकार से क्वार्टर और एन प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर चलते हैं तो उस घटना को हम बोलते हैं विसरण। ये और इस संधि के चारों ओर मतलब इस संधि के आसपास एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं या फिर एक दूसरे से संयोग करके एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। तो इस क्षेत्र को हम अवक्षेपरत कहते हैं। और जो इसकी चौड़ाई होती है वो 10 की पावर -6 से 10 की पावर 8 कोटि की होती है। देखो यहाँ पे लिखा है जब पीएन संधि तल बनाया जाता है तो एन प्रकार के अर्धचालक से कुछ इलेक्ट्रॉन और पी प्रकार के अर्धचालक में चले जाते हैं और पी प्रकार के अर्धचालक से कुछ इलेक्ट्रॉन एन प्रकार के अर्धचालक में चले जाते हैं। होल, इसे विसरण कहते हैं। जब ये संधि को पार करते हैं तो विपरीत आवेश होने के कारण एक कुछ इलेक्ट्रॉन तथा होल परस्पर संयोग करके एक दूसरे को अनावेशित कर देते हैं। अतः संधि तल के दोनों ओर एक ऐसी परत बन जाती है जिसमें स्वतंत्र धारावाहक अन्य क्षेत्र की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में या नहीं होते हैं। इसे अवक्षेपरत या अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। इसकी मोटाई 10 की पावर -6 से 10 की पावर -8 होती है। और जो इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सा है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया होगा कि अवक्षय परत में बहुत कम मात्रा में ही आवेशवाहक होते हैं या नहीं होते। तो इसका आंसर यहाँ पर मिल गया हमें। साथ में अब हमें समझना है अपवाह को। चूंकि जब पी टाइप से क्वार्टर चलते हैं तो क्वार्टर जब चलते हैं तो उनके स्थान पर कुछ इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और ऐसे ही एन प्रकार से कुछ इलेक्ट्रॉन जब पी टाइप की ओर चलते हैं तो वहां क्वार्टर बनते हैं। तो अब उनके चलने से विपरीत दिशाओं में उसे बोलते हैं अपवाह। ये लिखा है संधि तल के पास एन प्रकार के अर्धचालक धनावेशित तथा पी प्रकार के अर्धचालक ऋणावेशित हो जाता है। फलस्वरूप संधि के दोनों ओर एक क्षीण विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे विभव प्राचीर, चूंकि एक सिरा उसका पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव होगा तो उसके कारण विभवांतर उत्पन्न होगा, उसे विभव प्राचीर या संपर्क विभव कहते हैं। और इसका जो मान होता है 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट तक होता है। संपर्क विभव के कारण संधि तल पर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI स्थापित हो जाता है जिसकी दिशा N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर होती है, N से P की ओर, जिसके कारण P फलक का अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र की ओर तथा N क्षेत्र का अल्पसंख्यक क्वार्टर P क्षेत्र की ओर चलता है। एक बार इस बात को समझें, चूंकि इसमें क्वार्टर होते हैं लेकिन बहुसंख्यक क्वार्टर होते हैं, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अब अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है एन प्रकार की एन टाइप की ओर चलेंगे और इसके अल्पसंख्यक क्वार्टर वो एन पी टाइप की ओर चलेंगे। तो उनका चलने के कारण ही हम क्या बोलते हैं, अपवाह। पी क्षेत्र की ओर यहां से देखें, जिसके कारण पी फलक या पी क्षेत्र का अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर तथा एन क्षेत्र का अल्पसंख्यक क्वार्टर पी क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं। इस गति को अपवाह कहते हैं। इसके कारण अपवाह धारा विसरण धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। चूंकि विसरण के कारण विसरण धारा प्रवाहित होगी और अपवाह के कारण अपवाह धारा जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। यह विद्युत क्षेत्र EI जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, EI कुछ समय बाद इतना अधिक हो जाता है कि अपवाह धारा व विसरण धारा परिमाण में समान हो जाते हैं, दिशाएं विपरीत होती हैं। अर्थात
आवेश वाहकों का और आगे विसरण वह अफवाह रुक जाता है और इस प्रकार संधि बन जाती है और पीएन संधि पर नेट धारा नहीं होती है, ये बताया। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि अवक्षय परत में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं, तो आप कहोगे अवक्षय परत में कोई आवेश वाहक नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो धातु के गोले जिनमें से एक की त्रिज्या r और दूसरे की 2r, दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा मान लेते हैं, चलो सिग्मा है, उन्हें संपर्क में लाया जाता है और फिर अलग किया जाता है, उन पर नया पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा। अगर ये दो गोले हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, थोड़ा बड़ा बनाया, इसकी त्रिज्या r है, इसकी 2r है, दूसरा इनका समान घनत्व है, यानी कि इस पर भी सिग्मा है घनत्व, इस पर भी सिग्मा है, तो मान लेते हैं सिग्मा सिग्मा, तो इसका आवेश हम वैसे तो हम क्यू मान सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए Q1 मान लेते हैं और इसके लिए Q2 मान लेते हैं। यदि इस पर Q1 है तो Q1 अगर मैं लिखूं तो Q1 जो लिखा जाएगा सिग्मा इंटू इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सिग्मा इंटू 4πr², और इसी प्रकार Q2 लिखूं सिग्मा इंटू 4π, चूंकि इसकी त्रिज्या 2r है तो यहां पर 2r का होल स्क्वायर, तो यहां से आएगा 4, तो इसे लिख सकता हूं 4 सिग्मा इंटू 4πr², यहां से बचेगा, और सिग्मा इंटू ये वाला पार्ट क्या है Q1, तो Q2 बराबर हो गया 4Q1, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार चूंकि गोलों को पहले संपर्क में लाया जाता है फिर उन्हें अलग किया जाता है, जब उन्हें अलग किया जाता है तो उन पर विभव समान हो जाता है और आवेश जो भी मान लेते हैं, जब उन्हें अलग किया जाता है संपर्क कराकर अलग करने पर विभव समान होगा दोनों पर, तथा होगा माना आवेश पहले पर हो जाता है Q1 डैश तथा Q2 डैश हो जाता है, तो विभव समान है तो उसके लिए हम V1 बराबर V2, और पहले के लिए चूंकि V का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ बता दूं, V बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करें तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 Q, चूंकि इस पर आवेश हमने माना है Q1 और डैश माना है तो यहाँ पर डैश लगा लेते हैं, बटे r², और यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 आवेश है Q2 डैश अपॉन 2r का होल स्क्वायर। अगर ध्यान दें ये कैंसिल होगा इससे, r² से r² कैंसिल होगा, Q1 डैश इजकल टू Q2 डैश अपॉन में 4, यहाँ से ये बचेगा, जैसे यहाँ पर Q2 लिखा था हमने तो यहाँ से Q2 डैश अगर मैं लिखूँ या यही छोड़ सकता है Q2 डैश बराबर 4Q1 डैश, इक्वेशन नंबर सेकेंड, डैश बोले या प्राइम बोले। अब चूंकि ये दो रिलेशन आए बाद के आवेश में भी और पहले आवेश में भी, अब इसके बाद हमें निकालना है कि उन पर नया पृष्ठ आवेश क्या होगा। देखो क्योंकि उन्हें पहले संपर्क में लाया जाता है फिर अलग किया जाता है, तो पहला आवेश और उसके बाद का आवेश समान होगा, दोनों स्थितियों में आवेश समान रहेगा, यानी कि Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यदि Q1 का वैल्यू है आपके पास, यहाँ पर Q2 का वैल्यू रख दो 4Q1, तो ये हो जाएगा कुछ मेरे को डाउट लग रहा है कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ ये 4² नहीं होता ना यहाँ पर, तो यहाँ पर
ये आर आएगा यहाँ, ये तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। ये इसे आप सही करेंगे। यहाँ पर आएगा आपका, ये फॉर्मूले में यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये 2 आएगा। अब क्यों 2 का वैल्यू 4Q1 रखूँ, Q1 प्लस 4Q1 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस 2Q1 डैश, ये हो जाएगा 5Q1 बराबर 3Q1 डैश। और यहाँ से अगर मैं Q1 को लिखूँ, Q1 डैश लिखूँ, तो ये हो जाएगा 5/3Q1। चूँकि यहाँ पर ये आ रहा है, इसी के आधार पर ये पहले का आवेश है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें, दोनों को ए से भाग दें हम पहले के लिए, दोनों को इसे मैं ए से डिवाइड कर दूं, इसे मैं ए से डिवाइड करूं, तो इसका क्षेत्रफल जो भी ए मान लेता हूं मैं, और इसे दूसरे को, इसे A1 मान लेता हूं और इसे A2 मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा Q1 डैश ए और Q1 अपॉन ए, Q1 डैश ए अपॉन A1 बराबर 5/3Q1 अपॉन, चाहो तो मैं 4πr से भी डिवाइड कर सकता था, जो मैंने इजी करने के लिए लिख दिया यहाँ पर। ये हो जाएगा A1। अब ये जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो ये हो जाएगा σ1 बराबर 5/3 सिग्मा, क्योंकि ये पहले का आवेश घनत्व होगा और ये बाद का। तो ये आपको पूछना था, क्या पहले गोले पर जो आवेश घनत्व होगा वो 5/3 सिग्मा होगा। अभी इसी प्रकार दूसरे को निकालना है। समीकरण इसे 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 से ध्यान दो, Q1 जैसे हमने यहाँ पर Q2 का वैल्यू रखा है, इसे Q1 में कन्वर्ट करा, अब इसे Q2 में कन्वर्ट कर लो, यानी कि Q1, इस Q1 की जगह लिखूंगा Q2/4, Q2/4 प्लस Q2 बराबर, यहाँ पर लिखूंगा 2, Q2 डैश अपॉन 2 प्लस Q2 डैश, ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5Q2/4 और 2 1 जा 3Q2 डैश अपॉन 2, 2 से 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ से Q2 डैश जो होगा वो हो जाएगा 5/6Q2। और जैसे यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, ये किसका आवेश घनत्व होगा, दूसरे का, तो सिग्मा 2 डैश बराबर 5/6 सिग्मा, ये दूसरे गोले पर आवेश घनत्व होगा। तो इस प्रकार से हम ये दोनों पूछे गए थे हमारे से क्वेश्चन। अच्छा, इसी का अथवा का क्वेश्चन है ये। उपरोक्त दिए गए परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए, ये परिपथ आपको दिया हुआ है और ये 5 पार्ट के आंसर हमें देने हैं। इसमें 4 सेलें समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और बाहर एक परिपथ में प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है। तो इसमें पहले क्वेश्चन में हो जाए सेल संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल बताइए। चूंकि ये जो सेल हैं ये सभी समान प्रतिरोध की और समान विभवांतर की हैं, तो इसलिए जो पहले का सेल संयोजन है उसके लिए कुल विद्युत वाहक बल होगा, मैं यहीं पे बता देता हूं इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा, कुल विद्युत वाहक बल बराबर जितनी सेल है, क्योंकि बराबर है 4 सेल हैं और एक का कितना है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट यानी कि 20 वोल्ट हो जाएगा इसका। अगर ये सेल है, इनका विद्युत वाहक बल अलग अलग होता तो फिर इस तरह ना निकालते, फिर इसका पैटर्न अलग, तरीका अलग था। तो सेल संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, अब इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, ये भी सेम है। अगर आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, 4 है, तो आंतरिक प्रतिरोध बराबर, इसे मैं R लिख लेता हूं, R बराबर तुल्य प्रतिरोध जो एक सेल का है 0.5 अपॉन n, क्योंकि 4 सेल हैं। अगर इसे देखें तो इस तरीके से करेंगे, R बराबर R1 R2 R3 सॉल्व करेंगे तो R इजकल टू हो जाएगा R 0.5 अपॉन n, यानी कि n कितना है आपका 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे हम तो ये आएगा 0. ये 4 है
4 से इसे डिवाइड करेंगे 0.125 ओम, ये हो जाएगा। परिपथ की कुल धारा पूछिए, इस पूरे परिपथ की धारा, अगर इस पूरे परिपथ की धारा निकालने I बराबर कुल प्रति विद्युत वाहक बल ई कुल मान रखा है, तो E अपॉन R प्लस बाह्य प्रतिरोध को R मान लें, R प्लस R, तो E है आपके पास 20 वोल्ट और अपॉन R है आपका 0.125 प्लस, क्योंकि ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है इसके साथ, ये हो जाएगा 10, तो 20/10.125 और जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.975 एम्पियर। प्रत्येक सेल के बीच विभवांतर, प्रत्येक सेल के बीच विभवांतर भी सेम होगा, तो V बराबर E माइनस आई आर, तो E आपके पास है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट माइनस I आपको गिवन है 1.975 और R आपने फाइंड किया है 0.125। जब इसे सॉल्व करेंगे तो V फाइंड हो जाएगा और सबके सिरों के बीच सेम ही विभवांतर होगा। प्रत्येक सेल में प्रवाहित धारा, चूंकि धारा यहाँ पर जो धारा है ये धारा कितनी है 1.975 और जब ये यहाँ से जाएगी तो ये चारों में समान रूप से वितरित होगी, चूंकि इनका विभवांतर विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध समान है, तो प्रत्येक में प्रवाहित धारा बराबर I अपॉन 4, तो 1.975 अपॉन में 4, आप कैंसिल आउट करेंगे एम्पियर में आंसर आ जाएगा। तो इसे आप ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नामांकित आरेख की सहायता से एसी जनरेटर सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। एक एसी जनरेटर में एन फेरो ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्कालिक मान के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इस उपकरण में ऊर्जा उत्पादन का स्रोत क्या है? 4 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइड कर सकते हैं। 1 नंबर का ये हुआ, 2 नंबर का बीच का हुआ और 1 नंबर का उसका सिद्धांत और चित्र हुआ, नामांकित आरेख। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए एनसीईआरटी का ही चित्र लिया है, तो एनसीईआरटी का चित्र कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। एसी जनरेटर का ये 2 चुंबक हैं एन और एस, इनके बीच में जब कोई कुंडली रखी जाती है और जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में एक बल लगता है जिसके कारण ये घूमती है और घूमने के कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वही हमें ज्ञात करना है। तो इसका सिद्धांत भी बताया मैंने और ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले सिद्धांत देखते हैं। एसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स में भी कह सकते हैं में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये इसका सिद्धांत है। अब हमें इसके लिए फॉर्मूला बनाना, तो ये सब हम मान लेते हैं कि एस जनरेटर है जिसमें एन फेरो वाली एक कुंडली है ये, और चुंबक इसका क्षेत्रफल कितना ए है और ये चुंबकीय क्षेत्र बी में रखी गई है। चुंबकीय क्षेत्र हमने बनाया और किस गति से गति करती है? ओमेगा से। तो यही सब हमने यहाँ लिखा हुआ है। एन फेरो वाली एक आयताकार कुंडली ओमेगा वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में घुमाई जाती है, इसके कुंडली का क्षेत्रफल ए है। तब टी समय पर चुंबकीय क्षेत्र बी और कुंडली के अभिलंब बीज कोण कितना मान लेते हैं हम? किसी समय पर थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा? ओमेगा टी, क्योंकि ये कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। अब कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है तो चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलता है, तब चुंबकीय फ्लक्स जो होगा इसमें फाई बराबर बी ए कोस ओमेगा टी, बी ए कोस ओमेगा टी। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन जो होगा वो होगा फाई बराबर बी ए कोस ओमेगा टी, यानी कि बी कोस ओमेगा टी इंटू ए, या बी ए कोस ओमेगा टी आप इसे लिख सकते हैं। फाई बराबर ए क्या है आपका? कुंडली का क्षेत्रफल है जो कि दिया था। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, और फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम था
विद्युत वाहक बल E बराबर N डी फाई अपॉन डी टी। एन कुंडली में फेरों की संख्या है, तो E बराबर माइनस एन डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एन बी ए कोस का हो जाएगा माइनस के साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का इंटू ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ई बराबर यहाँ पर एन बी ए ओमेगा, सॉरी इसे आप ऐसे देखें, यहाँ पर ये तो हमने निकाला साइन का जो अधिकतम मान है, साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान एक होता है, तो इसका मतलब ये हुआ जो अधिकतम वैल्यू होगा इसका ई बराबर एन बी ए ओमेगा। इस अधिकतम मान के लिए इसे हम नया सिंबल देते हैं ई नोट, तो ये अधिकतम मान है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसे हम ई मैक्स समझ सकते हैं, अधिकतम मान या शिखर मान भी कहते हैं इसे। ई बराबर हो जाएगा ई नोट साइन ओमेगा टी। यही आपको फाइंड करना था। उसने कहा था आपको कि विद्युत वाहक बल के लिए समीकरण बताइए, तो E बराबर ई नोट तात्कालिक मान, यानी कि E बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। साथ में एक क्वेश्चन और पूछा था कि इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो एसी जनरेटर में ऊर्जा उत्पादन का जो स्रोत है आर्मेचर कुंडली के घूर्णन की यांत्रिक ऊर्जा है। तो फिलहाल ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर में ये, 1 नंबर में सिद्धांत और 1 नंबर में लास्ट का जो पूछा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी का अथवा का क्वेश्चन है, उस उपकरण का नामांकित आरेख बनाइए तथा सिद्धांत व कार्यविधि लिखिए जो कि निम्न वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा, निम्न वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। या इसे ऐसे समझे, निम्न वोल्टेज वाली परबल प्रत्यावर्ती धारा, परबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। देखो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने वाली जो युक्ति है वो हमारा ट्रांसफार्मर है। क्योंकि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करना है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होगा वो देखते हैं हम। तो फिलहाल वह उपकरण जो कि निम्न वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है ट्रांसफार्मर कहलाता है, यह ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं वो हम देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का एक चित्र बनाया गया है। ट्रांसफार्मर 2 हैं, क्योंकि इसमें 2 कुंडलियाँ होती हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल है, पीसी लिख रहा हूँ, और ये सेकेंडरी कॉइल है। इन प्राइमरी कॉइल में फेरों के आधार पर इन्हें हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक ऊंचाई और एक अपचाई। जिसमें प्राइमरी कॉइल में, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीयक में ज़्यादा होगी तो वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा, और जिसमें प्राइमरी कॉइल यानी कि प्राथमिक में फेरों की संख्या ज़्यादा और द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होगी, वो अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। इनका काम ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ये करता है। इसके लिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें हम अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर लिख दें ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर इसके विपरीत करता है, जो उच्च वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। तो इसका आंसर सही है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। साथ ही इसने पूछा है क्या वोल्टेज के इस रूपांतरण में ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है अथवा नहीं। साथ में इसका सिद्धांत भी पूछा। पहले सिद्धांत और कार्यविधि देख लेते हैं। तो ये जो इसमें यहाँ पर कुछ ट्रांसफार्मर के चित्र हैं, ये इस प्रकार विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर में, या अपने गांव शहर में देखा होगा, ये जो युक्तियाँ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके अंदर जो छोटे ट्रांसफार्मर हैं वहाँ यूज किए जाते हैं। तो पहले हम सिद्धांत और कार्यविधि देखते हैं। चित्र मैंने आपको ये बताया, तो सिद्धांत की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि। पहले सिद्धांत है यहाँ, जब ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, जब प्राइमरी कॉइल को मैं धारा
भेजते हैं तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड बार बार एक दिशा में तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित हो जाती है। ये बार बार होता है चुंबकित और विचुंबकित। अतः क्रोड के बार बार चुंबकन तथा विचुंबकन के कारण बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जो ट्रांसफार्मर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप ये लाइन लिख भी सकते थे स्टार्टिंग में कि ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, फिर ये बता सकते थे। इसके बाद कार्यविधि को अगर हम देखें, कार्यविधि में हम मान लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या Np और Ns है। तो फैराडे के अनुसार प्राइमरी कॉइल में विद्युत वाहक बल ई पी लिख लेते हैं इसे। ई पी जो होगा वो होगा -NP डी फाई बटे डी टी। ये फाई जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। अच्छा, सेकेंडरी कॉइल में विद्युत वाहक बल लिखें ई एस सेकेंडरी कॉइल -NS डी फाई अपॉन डी टी। इन दोनों को डिवाइड करते हैं यदि, तब मैं यहाँ से लिख देता हूँ ई पी अपॉन ई एस। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे डी फाई से डी फाई कैंसिल होगा और माइनस से माइनस एन पी बटे एन एस। यहाँ पर एक रिलेशन हमें मिलता है। अब हम मान लेते हैं यदि कुंडली का प्रतिरोध 0 है, तो जो VEP होगा वो VP के इक्वल होगा, यानी कि विद्युत वाहक बल विभवांतर के इक्वल होगा और ES VS के इक्वल होगा। तो ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, EP अपॉन ES VP अपॉन VS और NP अपॉन NS। और इस NP अपॉन NS, इस रेशो को हम बोलते हैं परिनमन गुणांक। अब यदि देखो जो हमने यहां अभी तक किया है वो केवल एक तो हमने माना है कि जो प्राइमरी कॉइल में कम प्रतिरोध कम है और उसमें धारा कम है। दूसरा, सेकेंडरी कॉइल में समान प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों कॉइल से समान फ्लक्स बाहर निकल रहा है। और तीसरा, सेकेंडरी कॉइल में कम धारा है। मतलब पहली और दूसरी दोनों कॉइलों में धारा कम है और दोनों में विद्युत समान फ्लक्स बाहर निकल रहा है। यदि समान फ्लक्स बाहर निकल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि दक्षता जो है 100% है, यानी कि उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। यदि दक्षता ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है तो जो शक्ति होगी, यानी कि इनपुट और आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट की जो शक्ति होगी वो बराबर होगी, यानी कि निर्गत और निर्गम जो शक्तियां होंगी वो इक्वल होगी। यानी कि पहली प्राइमरी कॉइल की शक्ति बराबर सेकेंडरी कॉइल में शक्ति। और प्राइमरी कॉइल में शक्ति कैसे निकालोगे आप? शक्ति का जो फॉर्मूला है आईपी इंटू वीपी, और सेकेंडरी कॉइल में वी इंटू आई होता है ना, तो आई एस इंटू वी एस। यहाँ से अगर मैं, चूंकि मेरे को दिया हुआ है यहाँ पर वीपी अपॉन वी एस, तो वीपी अपॉन वी एस बराबर ये हो जाएगा वीपी अपॉन वी एस आई एस अपॉन आई पी। अब इसे अगर मैं समीकरण 1 मान लूँ और इसे 2 मान लूँ तो समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा EP अपॉन ES VP अपॉन VS NP अपॉन NS और IS अपॉन IP। आप एग्जाम की दृष्टि से इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो फिलहाल ये इसका कार्यविधि थी ट्रांसफार्मर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चलें, शायद इसमें कुछ और भी पूछा गया है इस क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं।
इसमें पूछा है क्या वोल्टेज के इस रूपांतरण में ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है अथवा नहीं, तर्क सहित बताइए। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रतिरोध नगण्य है तो ऊर्जा ह्रास नहीं होता था। प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके सिरों पर लगने वाले प्रत्यावर्ती विभवांतर के बराबर होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, ये वाली बात। तो वोल्टेज के इस रूपांतर में ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका केस स्टडी है, अंतिम क्वेश्चन है, जो कि आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। तो फिलहाल गीता अपना पसंदीदा टीवी कार्यक्रम देख रही है, अचानक टीवी स्क्रीन पर तस्वीर हिलने लगी। उसने अपने बड़े भाई से डिश एंटीना चेक करने को कहा। उसके भाई को एंटीना में कुछ भी गलत नहीं लगा। थोड़ी देर बाद गीता को टीवी स्क्रीन पर फिर वही समस्या नजर आई। उसी समय उसने अपने घर के ऊपर से नीचे उड़ रहे एक विमान के गुजरने की आवाज़ सुनी। उसने अपने भाई से दोबारा पूछा। उसके भाई, जो भौतिकी के छात्र थे, ने टीवी स्क्रीन पर विमान के सिरे के ऊपर से गुजरने वाली तस्वीर हिलने का कारण बताया। पहला क्वेश्चन क्या है, जब कोई निम्न ऊंचाई पर, मतलब नीचे थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पर नहीं, उड़ने वाला विमान ऊपर से गुजरता है तो चित्र क्यों हिलने लगते हैं। देखो, जब कोई विमान हमारे ऊपर से गुजरता है निम्न ऊंचाई पर, तो उसमें होता क्या है कि विमान के साथ साथ रेडियो तरंगें परावर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं, जो जिनके साथ टीवी सिग्नल जुड़े होते हैं। तो जब वो टीवी सिग्नल एंटीना से आने वाले टीवी सिग्नल से टकराती हैं या मिलती हैं, तो वो उसकी वजह से कुछ डिस्टरबेंस होता है और उसकी वजह से चित्र हिलने लगते हैं, या ये कहें अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण के कारण उनकी तीव्रताएं, उनकी ऊर्जा बदलती हैं, तो जिस कारण से उसमें जो चित्र हैं टीवी के, वो हिलने लगते हैं। दूसरा, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत यह है, जब समान आवृत्ति या आयाम की तरंगें किसी एक माध्यम में चलती हैं तो उनके जो अलग अलग विस्थापन है उनका सदिश योग परिणामी तरंग के विस्थापन के बराबर होता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी थे। पहला क्वेश्चन 1, ये 2 नंबर में पूछा गया है। तो फिलहाल इन दोनों के आंसर कुछ इस प्रकार है। जब कोई कम ऊंचाई वाला उड़ने वाला विमान ऊपर से गुजरता है तो रेडियो तरंगों के परिवर्तन के कारण हमें कमजोर टीवी सिग्नल मिलता है। कमजोर टीवी सिग्नल माध्यम से आने वाली सामान्य टीवी सिग्नल में बाधा डालता है, जिसके फलस्वरूप हमारी टीवी स्क्रीन पर चित्र थोड़ा हिल सकता है। दूसरा, अध्यारोपण का सिद्धांत, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगे आकाश में एक ही समय किसी स्थान से गुजरते हैं तो उस स्थान पर स्थित किसी कण का परिणामी विस्थापन तरंगों के कणों के विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, बीजगणितीय योग बोल रहा है ये yn, जितनी भी तरंगे हैं सबका बीजगणितीय योग है। तो फिलहाल इनका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समान आयाम की 2 तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग की तीव्रता अध्यारोपण के पूर्व की तीव्रता से कितना गुना बढ़ जाती है। इसके लिए हम इसे सॉल्व यहीं पे कर देते हैं। ये थर्ड का आंसर है आपके लिए, थर्ड। चूंकि हम जानते हैं जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। फाई इनके बीच आयाम है। उसने कहा जब समान आयाम की 2 तरंगे समान कला में, यानी कि उनके बीच कोई भी पथांतर कलांतर नहीं है, तो परिणामी तरंग की तीव्रता, तो समान आयाम की है तो समान आयाम के लिए हम आई नोड मान लेते हैं। तो दोनों, ये है पहली है आई बराबर, तो समान आयाम की आई, ये हो गया आई नोड, ये आई नोड मान लिया, प्लस 2 अंडर रूट आई नोड कॉस, क्योंकि कलांतर समान है, समान कला में है, तो कॉस 0। तो ये हो जाएगा आई बराबर 2 आई नोड प्लस ये भी आई नोड आई होगा 2 आई नोड, और कोस 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ से हो जाएगा आई बराबर 4 आई नोड। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो प्रारंभिक आयाम कितना, समान आयाम कितना था, आई नोड था, और अब कितना हो गया 4 गुना, यानी कि 4 गुना। तो आप कह सकते हो कि जब समान आयाम की 2 तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग की तीव्रता अध्यारोपण से पूर्व की तीव्रता की 4 गुना हो जाती है। ये आपने प्रूव किया। ये थर्ड क्वेश्चन में आप ये लिख देंगे और आंसर लिखेंगे बाद में।
फिलहाल इस उत्तराखंड बोर्ड द्वारा दिए गए 2024-25 के लिए मॉडल पेपर को हमने सॉल्व किया है। आप इसके नोट्स बनाएं और इसे बार बार देखें, अवश्य ही इससे आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद इस बार दो बोर्ड के मॉडल पेपर दिए गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा जो मॉडल पेपर दिया गया वो भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।